Assalamu alaikum students, welcome to the 29th lecture of Software Design and Architecture. Software Design and Architecture CSE 303 course in which we have been covering various design aspects and architectural aspects. Now, design is one of the most significant phases of the software development life cycle, and it creates connection between what the user requirements are and what the implementation would be. So it's very important to get this phase right, because if there is an incorrect design, there is no possibility of getting a correct implementation. ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की जो हमारी फेज़ है ये हमारे रिक्वायरमेंट्स को कनेक्ट करती है हमारी इम्प्लीमेंटेशन से. ये रिक्वायरमेंट्स की इस तरह की एक रिप्रेजेंटेशन क्रिएट कर देती है कि जो आगे हमने इम्प्लीमेंट करनी है. इसकी इतनी शदीद सिग्निफिकेंस क्यों है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि आप किसी तरह से जो है अपनी डिज़ाइन गलत कर दें और उसके बाद भी अपना सॉफ्टवेयर ठीक बना लें. ठीक है, क्यों नहीं? क्योंकि अगर आपने गाड़ी का डिज़ाइन ही गलत बनाया है, उसमें आपने इंजन रखने की जगह ही नहीं बनाई या कुर्सी बैठने की जगह ही नहीं बनाई, तो फिर गाड़ी कैसे चल सकती है? उसके ऊपर उसी डायग्राम के ऊपर जो आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो उस इम्प्लीमेंटेशन में से इंजन तो मिसिंग होगा. इंजन नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी. तो ये सॉफ्टवेयर में भी यही केस है कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम डिज़ाइन को सही से बनाएं. क्यों? क्योंकि हमारे डेवलपर्स ने जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन क्रिएट करनी है बस डिज़ाइन के ऊपर करनी है. ठीक. अच्छा, अब डिज़ाइन को इस वजह से हम पूरे सब्जेक्ट में एक्सप्लोर करते रहे, एंड व्हाट वी डिड वाज वी लुक्ड एट द आर्किटेक्चरल डिज़ाइन एंड देन वी गॉट टू द डिटेल डिज़ाइन. पिछले लेक्चर में हमने जो चीज़ शुरू की थी दोज वर द डिज़ाइन पैटर्न्स. ठीक है, आर्किटेक्चरल पैटर्न्स तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं, और जो हमने लास्टली शुरू किया था, रिसेंटली शुरू किया था, दोज आर द डिज़ाइन पैटर्न्स. ठीक है, डिज़ाइन पैटर्न्स में अब हमारा फोकस रहा गॉफ पैटर्न्स पे, गैंग ऑफ 4 पैटर्न्स पे. और गैंग ऑफ 4 पैटर्न्स क्या हैं? वो एक्चुअली 4 ऑथर्स ने जो हम लोगों को एक क्लासिफिकेशन दी है पैटर्न्स की, दैट इज द गैंग ऑफ 4 पैटर्न्स. ठीक है, पैटर्न अब बाय डेफिनेशन तो कोई भी पैटर्न बना सकता है. ठीक है, पैटर्न में ऐसा तो कोई नहीं लिखा कि आपका जब तक 20 साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं होगा हम आपके पैटर्न को पैटर्न नहीं कंसिडर करेंगे. लेकिन पैटर्न के पब्लिश करने के फिर भी कोई तरीके हैं. ठीक है, देयर इज अ डिस्क्रिप्शन आप जो उसके साथ ऐड करके आपको देनी पड़ती है. पैटर्न का नाम देना पड़ता है, उसकी कोई डिस्क्रिप्शन देनी पड़ती है, उसकी कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको डिफाइन करनी पड़ती है कि कौन सी डोमेन का पैटर्न है ये, कौन सी डोमेन के प्रॉब्लम्स के लिए अप्लाई हो सकता है. उसका कोई सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करना पड़ता है. इस सोल्यूशन के अंदर आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिटेल उसमें देनी पड़ती है कि जिसमें कौन सी क्लासेस कोलैबोरेट करेंगी कौन सी दूसरी क्लासेस के साथ, और रिजल्टेंट होगा क्या. ठीक है, और फिर आपको एक स्टेटमेंट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस देनी पड़ती है. ठीक है, आपको ये बताना पड़ता है कि इस पैटर्न को इस्तेमाल करने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, आइदर द गुड कॉन्सिक्वेंसेस और द बैड वन, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस हैं क्या. ठीक है, तो अब उसमें बहुत सारे लोगों ने पैटर्न्स बनाए हुए देखे हुए. हमने जो स्टडी किए, जो हमारे इस कोर्स के अंदर चल रहे हैं, वो गॉफ पैटर्न्स चल रहे हैं या गैंग ऑफ 4 पैटर्न्स चल रहे हैं. ठीक है, अब ये गैंग ऑफ 4 पैटर्न्स को गैंग ऑफ 4 पैटर्न्स कहते क्यों हैं? क्योंकि ये 4 ऑथर्स ने किताब लिखी और उस किताब के अंदर मेंशन किया, उस बुक दे पब्लिश द पैटर्न्स यूजिंग अ बुक. ठीक है, तो ओके, अब उसके अंदर they've created 3 different categories of patterns: creational patterns, the structural patterns, and the behavioral patterns. And they've divided these categories to they've given 2 scopes to these: the class scopes and the object scopes. ठीक है, तो 3 बेसिक उन्होंने कैटेगरीज डिफाइन कर रही. एक हमारे पास स्ट्रक्चरल की कैटेगरी आ गई, बिहेवियर की कैटेगरी आ गई, और एक हमारे पास क्रिएशनल की कैटेगरी आ गई. और आगे से फिर इनके 2 स्कोप्स डिफाइन कर लिए. ठीक है, स्कोप उसके सॉर्ट ऑफ लेवल को या उसकी लिमिटेशंस को डिफाइन करता है कि इसमें क्या पॉसिबिलिटीज हैं और क्या नहीं है. इसमें जो क्रिएशनल हमारे पास थे, क्रिएशनल पैटर्न्स का काम क्या है कि ये ऑब्जेक्ट की क्रिएशन से रिलेटेड है. ऑब्जेक्ट की क्रिएशन को की रिस्पॉन्सिबिलिटी आइदर दूसरी क्लासेस या दूसरे ऑब्जेक्ट्स को दे देते हैं. ठीक है, ये उन तक रिले कर देते हैं. द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग objects is deferred either to the other objects or either to the other classes. ठीक है,
अगर क्लास लेवल का, क्लास के स्कोप का क्रिएशनल पैटर्न है तो फिर ये क्या करेगा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सब क्लासेस को प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। और अगर ये ऑब्जेक्ट लेवल का क्रिएशनल पैटर्न है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे ऑब्जेक्ट्स को असाइन कर देगा, ठीक है। अब इसमें क्लास लेवल का एक लिमिटेशन ये है कि क्लासेस के साथ अगर करना है तो वो थोड़ी सा स्टैटिक इन नेचर होता है, उसके लिए फिर हम इनहेरिटेंस यूज करते हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस में जो पेरेंट क्लासेस और सब क्लासेस वाले रिलेशनशिप्स हैं उससे ज़्यादा हम एक्सीड नहीं कर सकते, ठीक है। हाउएवर ऑब्जेक्ट्स के थ्रू कर सकते हैं तो वो थोड़ी सी और डायनामिक नेचर हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। हम किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को ये वैल्यूज, ये बातें, ये एबिलिटी टू क्रिएट अदर ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो असाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये तो थे क्रिएशनल पैटर्न्स। फिर हमने देखा कि स्ट्रक्चरल पैटर्न्स क्या हैं। स्ट्रक्चरल पैटर्न्स आर रिलेटेड टू द कॉम्पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। उनका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो ऑब्जेक्ट्स की कॉम्पोजिशन से, ऑब्जेक्ट्स किस तरह कंपोज होते हैं और किस तरह कंपोज होकर एक दूसरे के रेफरेंस से एक कोई हमारे फाइनल फंक्शनैलिटी हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके अंदर अगेन हमारे पास जो है क्लास लेवल के भी हैं और ऑब्जेक्ट लेवल के भी हैं। जो क्लास लेवल के हमारे पास स्ट्रक्चरल पैटर्न्स हैं वो अगेन इनहेरिटेंस वाले कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं, ठीक है। और वो दे आर कंपोज्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, बट द ऑब्जेक्ट्स आर दी चाइल्ड क्लासेस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और उसमें फिर ये होता है कि हम जो है वो उन ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करके एक लार्जर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट लेवल का स्ट्रक्चरल पैटर्न्स है उनमें ही होता है कि डायनामिकली रन टाइम पे आप एक ऑब्जेक्ट के अंदर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए उनकी एक कोलैबोरेशन करा रहे हैं। कीप ऑन एडिंग द ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ही जैसे हम लिंक लिस्ट्स क्रिएट करते जा रहे होते हैं कि एक ऑब्जेक्ट के साथ एक और अटैच कर दिया और एक और कर दिया और एक और कर दिया, और एंड पे हमारे पास एक लार्ज ऑब्जेक्ट आ गया जिसके अंदर इनकैप्सुलेटेड है बाकी सारे एक्चुअल कंपोनेंट ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। तीसरी क्लासिफिकेशन क्या रह गई हमारे पास? तीसरी क्लासिफिकेशन रह गई बिहेवियरल पैटर्न्स की, ठीक है। तो बिहेवियरल पैटर्न्स ऑब्जेक्ट्स किस तरह बिहेव करेंगे, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे हम क्लासेस की टर्म्स में हमने पहले क्लास डायग्राम के साथ ये बात की थी कि क्लास के मल्टीपल रोल्स हो सकते हैं। एक ही टीचर जो है वो इंस्ट्रक्टर के तौर पे भी एक्ट कर सकता है और वही टीचर जो है वो कभी एडमिन के तौर पे भी एक्ट कर सकता है। तो क्लासेस के डिफरेंट रोल्स हो सकते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये पूरी पैटर्न्स की क्लासिफिकेशन हुई हुई है कि ऑब्जेक्ट्स कैन बिहेव इन डिफरेंट मैनर्स डिपेंडिंग कि ऑब्जेक्ट की स्टेट क्या है। फिर इसमें क्लास लेवल जो हमारे पास है वो ऑब्जेक्ट का बिहेवियर जो उसकी सब क्लासेस का बिहेवियर है उस पर डिफर कर देते हैं, ठीक है। उस पर डिपेंड करता है कि रन टाइम पे जो है कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और उससे डिसाइड होता है कि टोटल ओवरऑल बिहेवियर हमारे पास क्या होगा, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट लेवल के बिहेवियरल पैटर्न्स हैं वो क्या करते हैं कि इधर कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो कौन सी उस पर बिहेव करेगा, कौन सी नेचर पे बिहेव करेगा, कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, ये रन टाइम पे जो यूजर ने वैल्यूज दी हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। यूजर की वैल्यूज या सिस्टम की स्टेट, वंस योर सिस्टम इज एक्टिव उसके बाद ये डिपेंड करता है कि अब जो है ऑब्जेक्ट का बिहेवियर किस तरह से होगा, ठीक है। हमने अब इस क्लासिफिकेशन में हमने जो अगला काम किया था वो हमने ये किया कि हमने इसकी डिफरेंट पैटर्न्स की डेफिनेशंस देख ली, ठीक है। क्रिएशनल जितने पैटर्न्स दिए हुए हैं, बिहेवियरल दिए हुए हैं, स्ट्रक्चरल दिए हुए हैं, उन सब के अंदर बहुत सारे और पैटर्न्स हैं, ठीक है। मतलब ये तो बेसिक जनरल कैटेगरीज थी ना, उन कैटेगरीज के साथ जो एक्चुअल पैटर्न्स दिए हुए हैं हमने उन सब की डेफिनेशंस देख ली। उन डेफिनेशंस के बाद फिर हमने क्या किया कि एक कंप्लीट अडाप्टर पैटर्न पढ़ा। अडाप्टर पैटर्न क्या है, हमारे पास स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न्स की कैटेगरी में फॉल करता है, ठीक है। अब अडाप्टर पैटर्न इन इटसेल्फ खुद इसका काम क्या है, ऐसी सिचुएशंस या ऐसे सिनेरियोज जहाँ पे आपके पास एक प्री एग्जिस्टिंग सिस्टम है, ठीक है, और एक आपका न्यूली क्रिएटेड सिस्टम है। ये पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, ये मैंने बनाया, लेकिन इस प्री एग्जिस्टिंग सिस्टम के पास कुछ इस तरह की फंक्शनैलिटी है जो अभी न्यूली क्रिएटेड सिस्टम को चाहिए, ठीक है। मसला ये है कि जो अभी का सिस्टम है और जो पुराना सिस्टम है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अच्छा, अब पुराने में ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत सालों पुराना हो भी सकता है, ठीक है, हो भी सकते हैं कि ये एक लेगेसी सिस्टम है जो दैट इज मे बी 20, 30, 40 ईयर्स ओल्ड, फाइन।
लेकिन ये भी हो सकता है कि ये सिंपली कोई और सिस्टम है, जस्ट नॉट आवर सिस्टम। एक हमारा सिस्टम है जो हम अभी बना रहे हैं, जो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, और एक इस तरह का सिस्टम है जो पहले कहीं किसी ने बनाया हुआ है, वट एवर द टाइम फ्रेम फॉर दैट मे बी। मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है हमारे पास कि इसका जो इंटरफेस है, ठीक है, जो इसकी कम्युनिकेशन इंटरफेस वाली डिटेल्स हैं, वो इसके इंटरफेस या कम्युनिकेशन डिटेल्स से मैच नहीं करती, ठीक है। दीज ऑब्जेक्ट्स नीड टू इंटरैक्ट विद वन अनदर, हाउएवर दे आर नॉट एबल टू डू सो। क्यों नहीं? क्योंकि जो डाटा इस प्री एग्जिस्टिंग में है वो फॉर एग्जांपल इंटीजर्स के अंदर बात करता है, ठीक है, फ्लोट की कोई वैल्यू नहीं लेता। और जो हमारा न्यूली क्रिएटेड सिस्टम है वो सारी इंटरैक्शंस फ्लोट के अंदर करता है। फिर अगर एक इंटीजर को एक फ्लोट में साइन कराना होगा और फ्लोट की वैल्यू इंटीजर को पास करनी होगी, तो फिर हमें कोई ना कोई कन्वर्जन करनी पड़ेगी। और उस कन्वर्जन के लिए टू मेक द इंटरफेसेस टॉक टू वन अनदर, हम एक तीसरी चीज बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं कि ये हमारा एडाप्टर है, ठीक है। An adapter adapts to the different interfaces. वो न्यूली क्रिएटेड का इंटरफेस जो है चेंज कर देता है, कन्वर्ट करता है, मतलब यहाँ से टॉक्स टू द न्यूली क्रिएटेड सिस्टम और आवर सिस्टम जो जिसपे हम काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें पुराने सिस्टम की जरूरत पड़ी है, उसने उससे बात की, उससे कोई डाटा लिया, उस डाटे को कर दिया कन्वर्ट, ठीक है। कन्वर्ट करके वो वाली शक्ल दे दी जो हमारे प्री एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद थी, ठीक है। It's now changed to what the already existing system required. Already existing system की requirements पूरी हो गई, ठीक है। फिर सेकेंड वे कम्युनिकेशन भी कर देगा कि यहाँ से जो चीज उसको रिसीव हुई है, इस चीज को दोबारा अगेन कन्वर्ट करके और इसके आउटपुट्स वापस न्यूली क्रिएटेड सिस्टम के वो प्रोवाइड कर देगा। तो अडॉप्टर पैटर्न क्या, इससे सहूलत हमारे पास क्या होती है कि जो नॉन कम्युनिकेटिंग हमारे पास दो सॉफ्टवेयर थे, एक तो उनकी कम्युनिकेशन हो गई सक्सेसफुली, और दूसरा ये कम्युनिकेशन विदाउट चेंजिंग देम हुई है, ठीक है। इन एक्चुअल सिस्टम्स के अंदर, इस सिस्टम के अंदर और इस सिस्टम के अंदर कुछ चेंज नहीं हुआ, ठीक है। जितनी चेंजेस आकर हुई हैं वो इसके अंदर हुई हैं। तो अब उससे फायदा क्या है, ये जो नया पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है, ये जो नई चीज आपके पास बनी है, उससे फायदा क्या है कि एग्जिस्टिंग जो है वो दे आर नॉट डैमेज्ड। ये सिस्टम इंडिपेंडेंट है प्रीवियस वाले सिस्टम से, ठीक है। ये सिस्टम इंडिपेंडेंट है प्रीवियस वाले सिस्टम से, तो इसकी कोई चेंज जो है दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रही, तो ओरिजिनल सिस्टम्स जो है वो खराब नहीं हुआ, ठीक। आज का हमारा एजेंडा क्या है कि हमने इन्हीं स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न्स में थोड़ा सा वील एक्सप्लोर दिस फर्दर, और आज हम पढ़ते हैं कि फिकेट पैटर्न क्या है, कब इस्तेमाल हो सकता है, कब नहीं हो सकता, कब बनाना चाहिए, ठीक है। नाउ इससे पहले कि हम फिकेट पैटर्न पे जाएं, हम वील अगेन रिवाइज कि हमारे स्ट्रक्चरल पैटर्न्स क्या थे, क्यों रिवाइज करना जरूरी है, क्योंकि हमारा फिकेट पैटर्न जो है हमारे स्ट्रक्चरल पैटर्न्स की ही क्लास में फॉल करता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल पैटर्न्स डील विद द कॉम्पोजिशन ऑफ क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स। इसका सबसे बड़ा मकसद क्या है, कॉम्पोजिशन को डिस्कस करना, कॉम्पोजिशन को डील करना, किस चीज़ की, क्लासेस की कॉम्पोजिशन को और ऑब्जेक्ट्स की कॉम्पोजिशन को, ठीक है। तो एक तो स्ट्रक्चरल पैटर्न्स कॉम्पोजिशन पे बात करते हैं, और फिर दूसरी चीज़ की किसकी कॉम्पोजिशन पे बात करते हैं, क्लासेस की कॉम्पोजिशन पे और ऑब्जेक्ट्स की कॉम्पोजिशन पे। स्ट्रक्चरल पैटर्न्स में दो जो हमारे पास कैटेगरी थी, क्लास पैटर्न्स और ऑब्जेक्ट पैटर्न्स की, ठीक है। क्लास पैटर्न्स क्या है, इनहेरिटेंस को इस्तेमाल करती हैं क्लासेस को कंपोज करने के लिए, ठीक है। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, इनहेरिटेंस का आइडिया आपको याद है। इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक आपके पास पेरेंट क्लास होती है और आपके पास मल्टीपल, एक या एक से ज्यादा जो है चाइल्ड क्लासेस होती है, ठीक है। फायदा क्या है इस रिलेशनशिप में होने का, इनहेरिटेंस रिलेशनशिप में, कि जो आपकी पेरेंट क्लास की जो जो डाटा वैल्यूज हैं और जो जो उसके फंक्शंस हैं, वो सारे आपकी चाइल्ड क्लासेस के अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। और वो तो इस्तेमाल हो ही रहे हैं, इसके अलावा चाइल्ड क्लासेस अपनी फंक्शनैलिटी फर्दर ऐड कर सकती हैं, ठीक है। कोई भी फंक्शनैलिटी इसके ऊपर फर्दर ऐड कर सकते हैं। तो हमारी चाइल्ड क्लासेस स्पेशलाइज्ड केसेस होते हैं हमारी पेरेंट क्लासेस के, वो उनके इम्प्रूव्ड बेटर्ड वर्जन स्पेशलाइज्ड केसेस होते हैं हमारी पेरेंट क्लासेस के। ऑब्जेक्ट पैटर्न्स में क्या है,
अच्छा, इनहेरिटेंस के साथ, इनहेरिटेंस तो आपको क्लियर कर दिया, इनहेरिटेंस के साथ ये क्या करते हैं, क्लासेस को कंपोज करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है कि अब अगर आप पेरेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट जो है, फॉर एग्जांपल अगर आपने इसके अंदर ड्रॉ वाला फंक्शन लिखा हुआ है तो इसका ड्रॉ वाला फंक्शन एम्प्टी है, ठीक। जो इसकी चाइल्ड क्लासेस हैं, सर्कल की क्लास और रेक्टेंगल की क्लास, ड्रॉ वाली क्लास की डिटेल इनके पास होगी। ये बताएंगी कि ड्रॉ को एक्चुअली शुरू से आखिर तक इम्प्लीमेंट कैसे करना है। सर्कल बताएगी, रेक्टेंगल बताएगी, शेप वाली क्लास जो है, पेरेंट वाली क्लास जो है वो नहीं बता सकती, ठीक है। तो अब इसकी वजह से ये होता है कि दिस बिगर क्लास इज सॉर्ट ऑफ made up of these smaller classes. जो हमारे पास parent class है, since it is lacking in implementation, so that dependency upon implementation is covered by these child classes, ठीक है। और child classes सारी की सारी एक के साथ मिलकर काम कर रही हैं, तो in the end हमारे पास रिजल्ट composite उसमें नेचर में आता है कि पेरेंट क्लास के रेफरेंस से आपने एक या एक से ज़्यादा चाइल्ड क्लासेस की फंक्शनैलिटीज़ को जो है वो इस्तेमाल कर लिया। Then we have the structural object patterns, ठीक है। और object patterns में हम क्या बताते हैं, describe ways to assemble objects, ठीक है। अब उसके अंदर compose classes वाली बात आ रही थी और इसके अंदर assemble objects वाली बात आ रही है। एक ऑब्जेक्ट ने जो है वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कम्युनिकेट करके उसके कोई फंक्शंस फीचर्स इस्तेमाल कर लिए, उसने किसी तीसरे का ऑब्जेक्ट बनाया है, उसके फीचर्स इस्तेमाल कर लिए, उसने किसी चौथे का ऑब्जेक्ट बना के उसके फीचर्स इस्तेमाल कर रही है, और ये इस तरह बाहर से क्लाइंट को इस तरह से लग रहा है कि ये एक ही बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जब इस तरह होता है कि हम ऑब्जेक्ट्स को असम्बल कर रहे हैं, किधर क्या प्लेस कर रहे हैं, किधर क्या नहीं प्लेस कर रहे हैं, और उसकी प्लेसमेंट और कॉम्पोजिशन की वजह से कोई एंड रिजल्ट हम निकाल रहे हैं, तो फिर हम then we this any pattern of this sort falls into the structural category. अब इसमें हमारे पास आ जाता है facade पैटर्न, ठीक है। facade पैटर्न में अब अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि facade को कुछ प्रोनाउंसिएशन में फसाद पैटर्न भी कहते हैं, लेकिन प्राइमरली इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो facade पैटर्न ही है। मकसद क्या है कि दिस क्रिएट्स एन इल्यूजन, द इंग्लिश टर्म facade दैट मीन्स एन इल्यूजन, ठीक है। आपने एक facade क्रिएट किया हुआ है, एक इल्यूजन क्रिएट की हुई है, एक सेंस ऑफ रियलिटी क्रिएट की हुई है जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। एक इस तरह की रियलिटी की प्रेजेंटेशन क्रिएट की हुई है जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रही है। प्रॉब्लम क्या है, there may be undesirable coupling to many things in the subsystem or the implementation of the subsystem may change, ठीक है। प्रॉब्लम की कुछ समझ में आई, there may be undesirable coupling, ठीक है। कपलिंग का कॉन्सेप्ट क्या था, क्लासेस के बीच में, मॉड्यूल्स के बीच में इंटरैक्शन, ठीक है। कपलिंग ज्यादा हो जाती है, हमारे बेनिफिट्स खत्म हो जाते हैं, नुकसान ज्यादा होने शुरू हो जाते हैं। तो हम क्या चाह रहे हैं कॉन्स्टेंटली कि कपलिंग को कम से कम रखें, एज लो एज पॉसिबल। लो एज पॉसिबल का फायदा क्या होगा, सारे कंपोनेंट्स या सारे क्लासेस इंडिपेंडेंट होंगे। जब ये इंडिपेंडेंट होंगे तो ये आराम से फंक्शन कर सकते हैं, ठीक है। रीयूज हो सकते हैं, मॉडिफाई हो सकते हैं, इनकी फंक्शनैलिटीज को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकती है कि देयर मे बी अनडिजायरेबल कपलिंग टू मेनी थिंग्स इन दी सब सिस्टम। मेरे पास एक ऐसा सब सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है जिसके अंदर लेट्स सपोज 7 क्लासेस हैं, ठीक है। अब ये 7 क्लासेस जो हैं हमारे पास, जो क्लाइंट है जिसने सारे सब सिस्टम को इस्तेमाल करना है, उसको इन 7 क्लासेस के साथ बात करनी पड़ती है, ठीक है। अब ये रिमेंबर दिस कि ये बात करने का या कम्युनिकेशन करने के हमारे पास 2-4 तरीके थे। हम फंक्शन कॉल्स कर सकते हैं, मैसेज पासिंग कर सकते हैं। तो उस सारे के लिए ये ज़रूरी है कि जो हमारी क्लाइंट क्लास है उसके पास इंफॉर्मेशन हो इन सब क्लासेस की, तब वो इनसे कम्युनिकेट कर सकती है, ठीक है। अगर क्लाइंट क्लास का नाम जो है हमारे पास ए है और हमारे पास जो सिस्टम में क्लासेस पढ़ी हैं B, C, D, E, F, G और H है, तो फिर A would have to keep an object of B for it to be able to reference to a function that B contains, ठीक है। तो A क्लास ने अगर B क्लास का कोई फीचर इस्तेमाल करना है तो उसके लिए कंपल्सरी है कि क्लास A के अंदर B का ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं पे बना हुआ हो,
ठीक है। बी का ऑब्जेक्ट बना हुआ होगा तो फिर वो उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से बी का कोई फंक्शन कॉल कर सकती है। अब ये ऑब्जेक्ट जो बना हुआ है ये एज एन एट्रीब्यूट भी बना हुआ हो सकता है और किसी फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर भी हो सकता है, ठीक है, एज अ पैरामीटर हो सकता है, एज अ लोकल वेरिएबल हो सकता है, एज अ क्लास एट्रीब्यूट हो सकता है, वो तो बहुत डिफरेंट तरीकों से हो सकता है। लेकिन मकसद ये है कि ए के पास बी का कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का कोई रेफरेंस होना चाहिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का रेफरेंस उसको दरकार है बी के किसी फंक्शन को कॉल करने के लिए, ठीक है। तो जब तक बी का फंक्शन कॉल नहीं होगा, बी जो सर्विस प्रोवाइड करता है, जो फीचर है बी क्लास का, वो एक्सेस नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब इस क्लास को इन सारों का कोई फीचर चाहिए, इन सारों का कोई फीचर चाहिए, क्या मतलब है, वो इन सारों के ऑब्जेक्ट्स अपने पास रखे, बी सी डी ई एफ जी, इन सब की चीजें अपने पास रखे, फिर इन ऑब्जेक्ट्स को उसने मेंटेन करना है, फिर उसने इस बात का ख्याल रखना है कि एक क्लास का अगर फंक्शन चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, दो का होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो अब ये अनडिजायरेबल कपलिंग है, ये वो मसला है कि हमारे पास चीजें जो है एक दूसरे से ओवरली रिलेटेड है, दैट्स समथिंग वी डू नॉट वांट टू डू, ठीक है। और द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिस्टम में चेंज। अब यहाँ पे दूसरा मसला फिर इसकी वजह से ये आ जाता है कि सिस्टम की, सब सिस्टम जो है हमारे पास, उसकी इम्प्लीमेंटेशन चेंज हो गई। अब जो फीचर ये क्लास प्रोवाइड कर रही थी फॉर एग्जांपल नहीं कर रही, ठीक है, या ये फीचर जो इस वाली क्लास में हमारी जी वाली क्लास में था, अब जी वाली क्लास में नहीं, या है भी लेकिन ज्यादा सोफिस्टिकेट हो गया। जहां आपको पहले खाली एक इंटीजर पास करना पड़ा था, अब इंटीजर के साथ कोई डेट भी पास करनी पड़ी, कोई और भी पैरामीटर पास करना पड़ा है। तो अब थिंग्स आर गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, क्योंकि हमारी जो है इम्प्लीमेंटेशन चेंज हो गई है, जो एल्गोरिदम जिसके ऊपर हम ये बेस कर रहे थे वो एल्गोरिदम चेंज हो गया। तो अब दैट इस तरह का कोई प्रॉब्लम है हमारे पास, एक्सट्रीमली हाई कपलिंग और एक्सट्रीमली हाई डिपेंडेंसी अपॉन आवर सब सिस्टम, तो फिर इस तरह के प्रॉब्लम्स में हम फकेट पैटर्न इस्तेमाल कर सकते हैं। फकेट करेगा क्या, उसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के लिए एक छोटी सी पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है, होम थिएटर की एग्जांपल है, ठीक। अब आपने ये मकसद आपका ये था कि आप अपना होम थिएटर ऑन कर लें, ठीक है। आप एक नई मूवी लेकर आए हैं, फॉर एग्जांपल अमेरिकन स्नाइपर लेकर आए हैं, और आपका दिल चाह रहा है कि आप अपने घर में ही बड़ी स्क्रीन सेट कर लें और उसके ऊपर जो है वो मूवी चला के देख लें, ठीक है। तो अब आपको उसके लिए बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। कैसे, आपको एम्पलीफायर चेक करना पड़ेगा, ठीक है, एम्पलीफायर सही चल रहा है कि नहीं, उसको टर्न ऑन कर लिया कि नहीं, आपको वो सारा टर्न ऑन कर लेना पड़ेगा। सीडी प्लेयर लगानी पड़ेगी, अच्छा सीडी प्लेयर के साथ एम्पलीफायर कनेक्टेड है तो उसकी सेटिंग फिर उधर से कहीं से करनी पड़ेगी, ऑन या ऑफ जो है वो प्लेयर को चेक करना पड़ेगा। डीवीडी प्लेयर को चेक करना पड़ेगा, डीवीडी प्लेयर क्योंकि हमारे पूरे सिस्टम के साथ कनेक्टेड है तो उसको भी चेक करना पड़ेगा कि अच्छा वो भी किसी एरर स्टेट में तो नहीं है। चलाऊंगी तो चलो मैं फॉर एग्जांपल डीवीडी ही चला लूंगी, सीडी प्लेयर को छोड़ दूंगी, लेकिन मुझे चेक करना जरूरी है कि अच्छा वो भी सारा चल रहा है, ऑल गुड। फिर आप क्या करेंगे कि अपनी जो प्रोजेक्टर की स्क्रीन है, जो हमारी मल्टीमीडिया की स्क्रीन है, आप उसको इनेबल कर देंगे, स्क्रीन डाउन कर लो, चीज़ उस पर चला लो, ठीक है। फिर आप थिएटर की लाइट्स ऑन कर लेंगे, ठीक है। नॉर्मल लाइट्स तो अब नहीं हो सकती, अब स्पेशल लाइट हो सकती हैं, कम वाली लाइट चाहिए आपको, आपने वो ऑन कर ली। प्रोजेक्टर चला लिया, प्रोजेक्टर ने ये करना है कि एक्चुअली पिक्चर उसके ऊपर प्रोजेक्ट करनी है, ठीक है, तो उसको वो डीवीडी प्लेयर का रेफरेंस दे दिया कि किधर से उठाओ चीज़ें, ऑन कर दिया उसको, ठीक है। ट्यूनर को ऑन कर दिया, ट्यूनर कनेक्टेड है हमारे एम्पलीफायर के साथ, ठीक है। एम्पलीफायर में से जो भी काम होना है, जो उसकी आवाज़ आनी है, तो उसके लिए हमें ट्यूनर वाला चाहिए, ट्यूनर वाली क्लास का ऑब्जेक्ट इसके अंदर भी पड़ा होता है, ठीक है। तो उसको भी किसी तरह हैंडल करना है, उसको भी किसी तरह मैनिपुलेट करना है, ठीक है। फिर हमारे पास एक पॉपकॉर्न्स भी होने चाहिए। अब मूवी देख रहे हैं तो ऐसे तरह ही मजा आएगा मूवी का, तो कोई ना कोई हमारे पास पॉपकॉर्न्स भी होने चाहिए, तो वो भी मुझे जाकर चलाना पड़ेगा कि चलो जी माइक्रोवेव में रखो पॉपकॉर्न, जब फिर 10 मिनट इंतजार करो कि अच्छा पॉपकॉर्न्स पॉप हो जाएंगे तो आ जाएंगे। अब ये इतनी सारी क्लासेस के तो नाम भी नहीं आपको याद, लेट अलोन कि हमने इनके ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं और ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से अलग अलग फंक्शंस भी याद रखने हैं, ठीक है। अब जैसे ऑन और ऑफ का तो सारों के पास है ही, लेकिन अदर देन दैट इनके फंक्शंस बहुत सारे फर्क है। पॉज, प्ले,
अब ये वाले पॉज और प्ले वाले हमारे प्रोजेक्टर के अंदर नहीं है, प्रोजेक्टर के अंदर उसके अपने मोड्स हैं, वाइड स्क्रीन मोड है या टीवी मोड है, ठीक है। अब ये टीवी मोड या वाइड स्क्रीन मोड आपको ट्यूनर में नहीं मिलेगा, ट्यूनर के अंदर नो AM FM फ्रीक्वेंसी ये वाली चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो हर क्लास के एक तो उसका अपना ऑब्जेक्ट संभाल के रखना एक बात कि आपको 8-9 क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, दूसरा ये अलग चीज के उन ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज अवेलेबल है, ठीक है। दिस मे नॉट बी योर सिस्टम, सब सिस्टम है ना, दिस मे नॉट बी द सिस्टम यू क्रिएटेड। तो अपनी सिस्टम की क्लासेस का की मेंटेनेंस एक चीज, फिर एक और सिस्टम मुझे मिल गया और एक और इस सिस्टम की क्लासेस और इसकी मेंटेनेंस एक और चीज, ठीक है। दैट्स क्वाइट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। पहले आपने स्टार्ट किया होम थिएटर, स्क्रीन नीचे की, प्रोजेक्टर ऑन किया, लाइट्स डिम की, प्रोजेक्टर को इनपुट मोड पे लगा दिया, इनपुट टू डीवीडी, टर्न दी एम्पलीफायर ऑन, ठीक है, एम्पलीफायर चला दिया, आवाज बेहतर हो गई, एम्पलीफायर को डीवीडी के साथ ट्यून कर लिया, ठीक है, डीवीडी की इनपुट लेके उसको एम्पलीफाई करना है, उसको सेट करना है, ठीक है, टर्न द डीवीडी प्लेयर ऑन, ठीक है। सीडी प्लेयर भी क्योंकि मेरे पास अवेलेबल था ना, लेकिन सीडी प्लेयर में करंटली यूज नहीं कर रही, डीवीडी पे कर रही हूँ, तो प्रोजेक्टर को भी मुझे डीवीडी की इनपुट पे लगाना पड़ा, एम्पलीफायर को भी इसकी इनपुट पे लगाना पड़ा, ये सब कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग करनी पड़ेगी। स्टार्ट द डीवीडी प्लेयर प्लेइंग, ठीक है, फिर डीवीडी प्लेयर एंड में फिर इसको चलाओ, फिर उसके बाद जब उसकी फाइनली स्टार्ट हो जाएगी, फिर फाइनली कहीं जाके जो है वो आपको मूवी चलना शुरू हो जाएंगे। इतनी देर में जो आपने वो मूड बनाया था ना मूवी अपने घर में बड़ी स्क्रीन पे देखने का, दैट्स डिस्ट्रॉयड, ठीक है। अब काम कर लिया, ठीक, टर्निंग ऑफ एवरीथिंग एट द एंड। एक बार चलाने के लिए आपको 20 मिनट लग गए थे, शायद 20 से भी ज्यादा टाइम लग गया था सेटिंग एवरीथिंग आप, ठीक है। इसको डीवीडी वाले में कनेक्ट करना है, इसको ऐसे करना है, एम्पलीफायर को इधर लगाना है, ट्यूनर को इधर लगाना है, फिर इसको ऑफ करने में भी इतना ही टाइम लगेगा, ठीक है। अब डीवीडी वापस निकाली, उसको बंद किया, पीछे से एक चीज देखी, दूसरी चीज देखी, ऑफ करने में भी उतना ही टाइम लगेगा, ठीक है। आपने छोटे छोटे जो टास्क करने थे वो भी कम्प्लेक्स हो गए, ठीक है। अब अगर बीच में से कोई चीज अपग्रेड कर दी या ऐड कर दी, फिर नया मसला होगा, ठीक है। पहले मेरी डीवीडी जो है डायरेक्टली मेरे एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट हो जाती थी, उनकी कनेक्टिविटी कंपैटिबिलिटी का मसला नहीं था, लेकिन उसकी थोड़ी वो खराब हो गया उसका हेड डीवीडी वाला, वो इट डजंट रीड द डीवीडीज एनीमोर, वो अब नहीं चलाता मूवीज। नया डीवीडी प्लेयर खरीद लिया, अच्छा अब नया प्लेयर खरीद लिया तो वो मेरे पुराने एम्पलीफायर के साथ नहीं चलता, अब मुझे उनके बीच में जो है वो कोई और एक और तार लगानी पड़ती है, कोई और चीज लगानी पड़ती है, ठीक है। या अगर उसके साथ चलता है तो उसको हर दफा डिटेक्ट कराना पड़ता है, ठीक है। एक साइकिल में जो है वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट नहीं होता, वो एक स्पेशल आपको जाके ड्राइवर मैंने उसका इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन वो मैनुअली जाके डिटेक्ट कराना पड़ता है, तो उसके लिए मुझे 2-4 स्टेप्स और करने पड़ते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। ये अगेन आपके लिए एक प्रॉब्लम है कि जैसे जैसे आपके सिस्टम में चीजें ऐड होती जाएंगी तो उन चीजों को जो ऐड हो रही है चीजों, उनको मैनेज करना आपके लिए एक प्रॉब्लम है, ठीक है। अब लाइट्स डिम करनी है, ठीक है, आप ये डिटेल्स देखते जाएं, लाइट्स डिम करनी है तो 10% करनी है, 20% करनी है, खुद ये वाली चीज भी हर दफा डिफरेंट हुआ करेगी। स्क्रीन डाउन की, प्रोजेक्टर ऑन किया, इनपुट डीवीडी की, ये सारी डिफरेंट क्लासेस हैं और इन सारी डिफरेंट क्लासेस के साथ डिफरेंट फंक्शंस हैं। एम्पलीफायर पहले ऑन करो, फिर डीवीडी पे सेट करो, फिर सराउंड साउंड पे करो, फिर वॉल्यूम फाइल करो, सो दैट्स क्वाइट अ लॉट ऑफ वर्क फॉर अस, ठीक। यहाँ पे सोल्यूशन क्या है? फकेट पैटर्न, ठीक। क्या करेगा फकेट? With this pattern, you can take a complex subsystem and make it easier to use by implementing the facade class that provides a reasonable set of interfaces. आप एक ऐसी क्लास क्रिएट कर लें, एक facade क्लास क्रिएट कर लें जो कि आपको एक रीजनेबल सेट ऑफ इंटरफेसेस प्रोवाइड कर देता है, एक बीच की चीज प्रोवाइड कर देता है, एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड कर देता है जो आपको सब सिस्टम से डायरेक्ट कम्युनिकेशन में की जो ऑब्लिगेशन थी वो खत्म कर देता है। अब आपके पास ये मुसीबत नहीं है कि आपको जो है उसकी हर चीज जो है वो खुद सेट करनी पड़ेगी। सो दैट्स डन। वो वाला पार्ट जो है वो हमारी फकेड वाली क्लास खुद हैंडल कर लेगी।
ठीक है, अब एक सेंट्रल रिमोट कंट्रोल आपके पास आ गया, एक आपके पास यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोल आ गया, उसी के साथ आपने एम्पलीफायर, सीडी प्लेयर, ट्यूनर, सारी चीजें जो है उसी से एक ही से कर लें। ठीक है, योर यूजिंग, आपके एंड पे आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, एक क्लास, फकेड की क्लास, आप सिर्फ रिमोट कंट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं। रिमोट कंट्रोल अंदर से अभी भी उतना ही काम कर रहा है। ठीक है, रिमोट कंट्रोल पे अभी भी बैकएंड के ऊपर वो सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, एम्पलीफायर भी एग्जिस्ट कर रहा है, ट्यूनर भी कर रहा है, सीडी प्लेयर भी कर रहा है, एग्जिस्ट, ये सारी चीजें कर रही हैं। फकेड इनमें से किसी का काम नहीं कर रहा। ठीक है, फकेड क्लास डज नॉट डू द वर्क ऑफ द अदर क्लासेस, ना तो ये दूसरों का क्लासेस का काम कर रहा है, ना ही दूसरी क्लासेस को रिप्लेस कर रहा है, इस तरह की कोई चीज नहीं। जो काम पहले जो क्लासेस कर रही थी अभी भी वही कर रही है। फिर फकेड क्या कर रहा है, फकेड एक सेंट्रल इंटरफेस दे रहा है कि बजाय कि आप इन सारी चीजों को जाके अलग मैनुअली हैंडल करें, आप एक पॉइंट ऑफ कनेक्शन से एक जगह से उन सबको हैंडल कर लें। तो वो हैंडलिंग के लिए एक सेंट्रल लोकेशन दे रहा है। ठीक है, वो उसलिए एक आपके पास सेंट्रल पॉइंट आ गया जहां से आप ये सारी की सारी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमने क्या क्रिएट किया, एक होम थिएटर फकेड की क्लास क्रिएट कर ली, इसकी जिम्मेदारी लगा दी कि अब जो इंडिविजुअल क्लासेस थी उनके ऑब्जेक्ट्स बनाए। ठीक है, हियर इज द कंपोजिशन, दीज आर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सब सिस्टम वी आर गोइंग टू यूज। तो सब सिस्टम के जितने कंपोनेंट्स थे दे आर स्टिल देयर, खत्म नहीं हो गए, चेंज नहीं हो गए, सब सिस्टम पहले की तरह ही है। ठीक है, अब इसने क्या किया, एज सून एज कि आप इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अब नोटिस कि ये कंस्ट्रक्टर की एक कॉल दी हुई है, कंस्ट्रक्टर की कॉल के अंदर हमने जो है अपनी क्लास के सारे ऑब्जेक्ट्स बना लिए, इन सारी क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बना लिए और इन ऑब्जेक्ट्स को हमने असाइन करा दी वैल्यूज, दिस डॉट एम्प इक्वल्स टू एम्प, जो हमने ऊपर बनाया था हमने वो इसको असाइन करा दी। ठीक है, द फकेड इज पास्ड अ रेफरेंस टू ईच कंपोनेंट। अब ये इसके सारे जो है वो ऑब्जेक्ट्स के एक्सेल रेफरेंसेस इसके पास आ गए। ठीक है, अब ये क्या कर सकता है, एज सून एज के आप वॉच मूवी वाला फंक्शन कॉल करते हैं तो ये करता है पॉपर को ऑन कर दिया, पॉपर को पॉप कर दिया, पॉपकॉर्न से निकल आए मेरे सबसे पहले, फिर उसने क्या लाइट जो है वो 10% डिम कर दी, स्क्रीन नीचे कर दी, प्रोजेक्टर ऑन किया, प्रोजेक्टर को वाइड स्क्रीन मोड पे लगा दिया। ठीक है, एम्पलीफायर ऑन किया, डीवीडी सेट की, सराउंड साउंड की, ये उसी तरह है जिस तरह आप पहले काम कर रहे थे, इनका सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स चेंज नहीं हुआ। ठीक है, पहले भी हम यही कर रहे थे कि लाइट्स डाउन कर रहे थे, लाइट्स डिम कर रहे थे, स्क्रीन डाउन कर रहे थे, फिर प्रोजेक्टर ऑन कर रहे थे, एम्पलीफायर ऑन कर रहे थे। फर्क क्या पड़ा है, मैंने ये सब खुद नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना सा काम खुद किया। ठीक है, और ये सारी डिटेल्स जो है ये मैंने एक और क्लास को हैंडल करने को दे दी है, फकेड वाली जो क्लास है दैट्स डूइंग ऑल ऑफ दिस। ठीक है, सो नोटिस दैट फॉर ईच टास्क वी आर डेलीगेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट इन द सब सिस्टम। अभी भी जो काम करने के फंक्शंस लिखे हुए हैं वो मेरी इस वाली क्लास में नहीं लिखे हुए, अभी भी जो फंक्शंस हैं वो एक्चुअली जो डाउन दी हायरार्की मेरे पास सब सिस्टम के अंदर जो क्लासेस एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी भी काम उन सारों ने ही करना है। इसी तरह एक हमने यूनिफाइड एंड मूवी वाला फंक्शन बना दिया, और एंड मूवी वाला फंक्शन क्या करता है कि वो कुछ सारी चीजें जो हमने पहले स्टार्टअप की थी उन्हीं सारी चीजों को जो है दोबारा रैप अप करके एक हमारे पास सिंपल क्लोजिंग या फिनिशिंग कर देता। ठीक है, अब मेन में से जो हमारी मेन वाला फंक्शन है उसमें से जब आप ये करेंगे कि होम थिएटर क्लास का हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके इसको पास कर दिए हमारी सब क्लासेस के सारे ऑब्जेक्ट्स। सब क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स या रेफरेंसेस इसके पास चले गए हैं, अब उन रेफरेंसेस को यूज करके या आप उन ऑब्जेक्ट्स को यूज करके ये उन क्लासेस की इंडिविजुअल फंक्शनैलिटीज बना सकता है। ठीक है, फिर हमने सिंपल एक वॉच मूवी का फंक्शन लगाया, एक फंक्शन कॉल किया और उस एक फंक्शन ने जो है वो सारे काम कर दिए जो इन 6-7 क्लासेस ने अलग अलग करने थे। ठीक है, ये 8 क्लासेस जो है, रिमेम्बर बार बार बता रही हूँ, काम अभी भी सब क्लासेस ही कर रही हैं, काम फकेड नहीं करता। फकेड क्या करता है, आपका काम सिंप्लीफाई कर देता है, और आपसे मुराद क्या है, सब सिस्टम नहीं है आप। ठीक है, यूर एग्जिस्टिंग आउटसाइड ऑफ दैट, हम क्लाइंट के तौर पे सब सिस्टम को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो वी एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ द सिस्टम।
और आउटसाइड ऑफ द सिस्टम से पहले सारे सब सिस्टम की इंफॉर्मेशन हमें रखनी पड़ी थी, अब वो नहीं रखनी पड़ी। अब हमें खाली सिंगल पॉइंट ऑफ रेफरेंस मिल रहा है और उस सिंगल पॉइंट ऑफ रेफरेंस से जितनी चीजें हमें चाहिए वो होती जा रही हैं। So a facade by definition provides a unified interface to a set of interfaces in a subsystem। ठीक है, वो एक unified एक central interface provide कर देता है set of interfaces को जो हमारे subsystem के अंदर exist कर रहे हैं। ठीक है, it defines a higher level interface that makes the subsystem easier to use। ठीक है, ये एक higher level interface बता देता है, एक थोड़ा ज़्यादा abstract interface बता देता है जो subsystem का इस्तेमाल easy कर देगा। ठीक है, इस्तेमाल अभी भी subsystem हो रहा है, फीचर्स उसी के पास पड़े हुए हैं, लेकिन इस्तेमाल ईजियर हो गया है। ठीक है, सेंट्रल पॉइंट एक लोकेशन हमारे पास आ गई है उसकी वजह से देर में ठीक है, ये अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट दोबारा आ गई हमारे पास। देयर मे बी अनडिजायरेबल कपलिंग टू मेनी थिंग्स इन द सबसिस्टम और द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सबसिस्टम मे चेंज। ठीक है, तो अब समझ में आ रही है कि हम वो अनडिजायरेबल कपलिंग किस चीज़ की बात कर रहे थे। ठीक है, अब जो हमने एग्जाम्पल देखी है दैट मेक्स इट क्लियर कि हम अनडिजायरेबल कपलिंग किसको कह रहे थे और वो कैसे एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, और द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सब सिस्टम में चेंज। आपने डीवीडी प्लेयर नया ले लिया और अब डीवीडी प्लेयर नए होने की वजह से 4 जो एक्स्ट्रा काम करने पड़े वो भी आपको खुद याद रखने पड़े। तो इंस्टेड हमने क्या किया कि हमने एक इस तरह की फैकेड क्लास बना ली कि जो इन सारी चीज़ों को हमारे लिए हैंडल कर रही है। ठीक है, हम क्लाइंट से आउटसाइड द सिस्टम से, तो सब सिस्टम की डिटेल्स दे आर हिडन अवे फ्रॉम अस, वो सारी डिटेल्स हमें नहीं चाहिए। ठीक है, सोल्यूशन क्या है? डिफाइन अ सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सब सिस्टम, फैकेट ऑब्जेक्ट दैट रैप्स दी सब सिस्टम। ठीक है, तो सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमने बना लिया, हमने एक इस तरह की फैकेट क्लास बना ली, एक सेंट्रल क्लास बना ली जो हमारे सारे सब सिस्टम को, जो हमारी सारी नीचे की चीजें पड़ी हैं उन सबको रैप अप कर देगा, उन सारों को पैक करके इसने एक डब्बे के अंदर डाल दिया। और अब हम जो है वो वी आर लुकिंग एट थिंग्स एट जस्ट वन बॉक्स इंस्टेड ऑफ टाइनी लिटिल 15-20 boxes। This facade object presents a single unified interface and is responsible for collaborating with the subsystem components। ठीक है, तो अब ये जो facade object है ये एक तो सिंगल यूनिफाइड इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, एक सिंगल पॉइंट ऑफ एंट्री प्रोवाइड कर रहा है। एक इसकी खास बात, और दूसरी खास बात क्या है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलैबोरेटिंग विद दी सब सिस्टम कंपोनेंट्स। सब सिस्टम के जितने कंपोनेंट्स हैं उनके साथ जितनी कोलैबोरेशन है, उनके साथ जितनी कम्युनिकेशन है वो थ्रू फैकेड हो रही है। तो ये ऐसे ही है कि आपने जो छोटी छोटी चीजें थी वो सारी एक कमरे के अंदर बंद कर दी हैं और कमरे के जो एक दरवाजा बना दिया। ठीक है, तो वो जो एक दरवाजा है ना, दैट्स फैकेड, एवरीथिंग इनसाइड लाइज इनसाइड। वो अब बाहर वालों को विजिबल नहीं है, वो बाहर वालों को एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, अब स्ट्रक्चरली फैकेड क्या है कि हमारे पास क्लाइंट एक एंड पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और क्लाइंट इंस्टेड ऑफ हैविंग टू हैंडल ऑल दीज क्लासेस, ये सारी क्लासेस उसको अब बजाय के वो हैंडल करे, इट्स टॉकिंग और कम्युनिकेटिंग टू जस्ट दी फैकेड क्लास। ठीक है, तो क्लाइंट के पास जो है वो खाली फैकेड क्लास का एक ऑब्जेक्ट पड़ा होता है। फैकेड के पास हाउएवर जो है वो इन सारे सब सिस्टम की क्लासेस का पड़ा होता है और वो इनके साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। अब फिर याद रखिए कि इन क्लासेस की आपस की कपलिंग जो है वो कम नहीं हुई। ये जिस लेवल पे एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे ये अभी भी वैसी ही है। कौन सी कपलिंग कम हुई है? इनकी आउटसाइड के उसके साथ कपलिंग कम हुई। ठीक है, अब क्योंकि सब सिस्टम की अंदर की जितनी कम्युनिकेशन थी वो हमने रख दी है, तो वो हमारे पर्सपेक्टिव से तो ऐसे ही है कि इनसाइड द सिस्टम है, तो एज लॉन्ग एज के वो इनसाइड द सिस्टम रहती है, दैट इज नॉट अ थ्रेट टू अस, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम टू अस। ठीक है, मॉड्यूल्स में हमें पता है कि मॉड्यूल्स की जो अंदर की चीजें हैं वो इंटरैक्ट करती हैं। कोहेसिव मॉड्यूल्स वही होते हैं जिसके अंदर की सारी चीजें जो है वो इंटरैक्ट करती हैं। तो मॉड्यूल के या सब सिस्टम के अंदर की इंटरैक्शन इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अस। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है कि जब हमने किसी एक्सटर्नल क्लास से, किसी दूसरे सब सिस्टम से, किसी एक्सटर्नल कंपोनेंट के साथ कम्युनिकेट करना। ठीक है, और उस कम्युनिकेशन में हमारे पास कपलिंग जो है वो बहुत ज्यादा हो। ठीक है, इसी होम थिएटर की एग्जांपल में डिटेल्स अगर हम फिल कर लें तो अब ये होम थिएटर वाली क्लास आ गई हमारे पास। होम थिएटर वाली क्लास के पास के अंदर हमारे पास वॉच मूवी वाला, एंड मूवी वाला, लिसन टू सम आउटपुट और एंड सम सॉन्ग। ठीक है, तो ये वाले डिफरेंट फंक्शंस हमारे पास आ गए। ठीक है, अब ये 5, 6 साफ सुथरे फंक्शंस हैं। एक क्लास 5 और 6 फंक्शंस, दैट्स इट।
और इन 5 और 6 फंक्शन से इन सारों की जो है फंक्शनैलिटी जो है वो मेरे पास आ रही है. ऑल ऑफ दिस वर्क इन द फेस ऑफ दीज 5 और 6 कंपोनेंट्स. दैट्स इट. ठीक है. सो दैट्स अ रियली ब्रिलियंट सोल्यूशन. कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, नुकसानात क्या है अगर आप फकेड को इस्तेमाल करते हैं? तो व्हाट आर द पॉइंट्स दैट यू वुड बी लुकिंग एट, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू वुड बी कंसिडरिंग? It shields clients from subsystem components, thereby reducing the number of objects that clients deal with and making the subsystem easier to use. ठीक है. क्लाइंट को शील्ड कर दिया. अब शील्ड करने से मुराद क्या है? क्लाइंट को जहां हर क्लास की इंफॉर्मेशन थी, ठीक है, लाइब्रेरी आप खोल लें, जो सॉफ्टवेयर की लाइब्रेरी की बात कर रही हूँ, सॉफ्टवेयर की लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी ऐसी क्लासेस होती हैं जिनकी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली हमारे पास होती है. स्क्वायर रूट का फंक्शन इस्तेमाल करना है तो मैथ्स की लाइब्रेरी है. ठीक है. तो बहुत सारी ऐसी क्लासेस होती हैं जिनकी डायरेक्टली इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है. लेकिन इक्वल नंबर ऑफ ऐसी क्लासेस भी होती हैं कि जिनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, क्लाइंट ने नहीं इस्तेमाल करनी, मेन के अंदर नहीं लिखनी. ठीक है. मेन सॉर्ट ऑफ हमारा क्लाइंट है, यहाँ मेन के अंदर हमने नहीं लिखनी, तो इस वजह से उनकी इंफॉर्मेशन हमें पब्लिश नहीं हुई भी होती, उनकी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं हुई भी होती. ठीक है. man.h का नाम तो दे दिया उन्होंने लाइब्रेरी के साथ, और उन्होंने ये भी बता दिया कि इसके अंदर के कौन कौन से फंक्शंस हैं, वो फंक्शंस कैसे इस्तेमाल करने हैं. लेकिन जो चीजें आपसे ताल्लुक नहीं रखती उनकी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है. ठीक है. तो अब यही है कि वी हैव शील्डेड द क्लाइंट. 200 क्लासेस हैं और 200 में से मैंने खाली 5 इस्तेमाल करनी है और आपने 200 की 200 इनकी इंफॉर्मेशन मुझे दे दी है, तो डेफिनेटली अगले का सर चकरा जाएगा. ठीक है. उन 200 से ताल्लुक भी नहीं है, इस्तेमाल भी नहीं करनी, फिर उनको याद रखना क्यों जरूरी? तो अब भी हमने यही किया है कि हमने क्लाइंट से डिटेल्स ले लिए, उसको हमने शील्ड कर दिया, उसको हमने जो है काम आसान कर दिया. ठीक है. thereby reducing the number of objects that client deals with. ठीक है. अब जितने ऑब्जेक्ट्स का रेफरेंस क्लाइंट को रखना पड़ा था वो रिड्यूस हो गया, आधा हो गया, काम हो गया. ठीक है. एंड मेकिंग द सिस्टम इजियर टू यूज. इसका एक बहुत बड़ा फायदा तो ये है कि सिस्टम बहुत आसान हो गया है इस्तेमाल करना. ठीक है. क्लाइंट को 25 की बजाय अगर खाली 5 क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ते हैं तो दैट्स इजियर टू यूज. फकेड में तो खैर एक्चुअली खाली एक ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, फकेड क्लास का, तो दैट्स एक्सट्रीमली इजियर टू यूज. दूसरी बात ये भी है कि अब कपलिंग रिड्यूस हो गई. ठीक है. कपलिंग रिड्यूस हो गई है तो हमारे सब सिस्टम के अंदर कोई चेंज आता है तो क्लाइंट के अंदर कॉन्सिक्वेंट चेंज नहीं आएगा. ठीक है. चीजें अलग हो गई. अब क्लाइंट के अंदर चेंज नहीं आएगा. अब ज्यादा से ज्यादा अगर चेंज प्रोपोगेट करता है तो वो फकेड की क्लास तक ही प्रोपोगेट करेगा, नो फर्दर देन दैट. ठीक है. नो फर्दर देन दैट. हमारे सब सिस्टम में जो क्लासेस थी उनमें से किसी क्लास में आपने कोई फीचर ऐड कर दिया है या कोई फीचर उसमें से रिड्यूस कर दिया है, तो इस एडिशन या रिडक्शन का जो इफेक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा फकेड क्लास तक प्रोपोगेट करेगा, एक्सटर्नल क्लाइंट तक प्रोपोगेट नहीं करेगा. तो ये एक इंडिपेंडेंस क्रिएट हो गई. अंदर की किसी के चीज का चेंज क्लाइंट में नहीं पड़ता. क्लाइंट ऑब्लिवियस है कि सब सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा. ठीक है. तो इससे हमारे पास एक इंडिपेंडेंस क्रिएट हो गई. आप अपने सिस्टम को, सब सिस्टम को आराम से जब चाहें चेंज कर लें, क्लाइंट को तो फर्क नहीं मालूम होएगा. ठीक है. तो क्लाइंट को जो हम सर्विसेज दे रहे हैं उसमें कोई कमी बेशी भी नहीं होगी. क्लाइंट के सर्विसेज अभी भी उतनी इफेक्टिव है. ही विल कीप ऑन यूजिंग द सिस्टम एज लॉन्ग एज के उसको वही सर्विसेज उसी तरह प्रोवाइड हो रही है जैसे पहले हो रही थी. ठीक है. It promotes weak coupling between the subsystem and its clients. ठीक है. तो फकेड की दूसरी अहम बात क्या है कि ये वीक कपलिंग को सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है between the clients and the subsystem. ठीक है. Weak coupling lets you vary the components of the subsystem without affecting its client. और weak coupling का फायदा क्या है कि ये सब सिस्टम को चेंज करने की एबिलिटी देता है. वेरी द कंपोनेंट्स, उसके कंपोनेंट्स चेंज आप कर लें जैसे मर्जी विदाउट अफेक्टिंग इट्स क्लाइंट्स. ठीक है. तो हमने क्लाइंट्स को इफेक्ट नहीं किया, हमने सिंपली जो अपने सिस्टम को था, अपने एंड पे जो चीजें थी उनमें से जो चीज मर्जी चाहे हमने चेंज कर ली. ठीक है. इट डजंट प्रिवेंट एप्लीकेशन फ्रॉम यूजिंग सब सिस्टम क्लासेस इफ दे नीड्स टू. अब दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर.
ठीक है, और वो क्या है कि इट डजंट प्रिवेंट एप्लीकेशंस फ्रॉम यूजिंग सब सिस्टम क्लासेस इफ दे नीड टू। एप्लीकेशंस को मना नहीं किया, इसने इस तरह से नहीं किया कि कोई एप्लीकेशन सब सिस्टम की क्लास से किसी सूरत भी बात करेगी, हो ही नहीं सकता। ऐसी सिचुएशंस हो सकते हैं कि जब हम क्लाइंट को डायरेक्टली रेफरेंस प्रोवाइड कर दें सब सिस्टम की किसी क्लास का, ठीक है। वही होम थिएटर वाली एग्जांपल कंसिडर कर लें कि हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम जो अपनी एम्पलीफायर वाली क्लास है, उस एम्पलीफायर वाली क्लास का एक ऑब्जेक्ट जो है उसका रेफरेंस डायरेक्टली अपने क्लाइंट को पास करते हैं, ठीक है। तो अब मेरा क्लाइंट जो है उसके पास एक तो फकेट क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फकेट का ऑब्जेक्ट उसने एफ बना लिया, और दूसरा उसके पास जो है वो एम्पलीफायर क्लास का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का फायदा नुकसान क्या हो सकता है? नुकसान तो ये है कि अब दोबारा एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कपलिंग आ गई, ठीक है। अब दोबारा जो है इसकी इंफॉर्मेशन क्लाइंट के पास चली गई, तो इसका कोई चेंज जो है वो क्लाइंट को इफेक्ट करेगा। अब फायदा क्या है कि परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गई। परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज हो गई? पहले जो काम मीडिएटर के थ्रू हो रहा था फकेट, और फकेट से जाके एम्पलीफायर पे हो रहा था, अब वो काम डायरेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो हमेशा जब डायरेक्ट इंटरैक्शन चीजों के बीच में हो रही होती है तो टाइम रिड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। और टाइम सॉफ्टवेयर की टर्म्स में जब भी रिड्यूस हो रहा होता है तो हमारे पास परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही होती है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस की रीजन की वजह से हम इस तरह से कर सकते हैं कि हम एप्लीकेशंस को सब सिस्टम्स की डायरेक्ट लिंक दे दें, डायरेक्ट उसका रेफरेंस दे दें। सब सिस्टम की सारी क्लासेस का नहीं होगा, किसी एक या दो क्लास का होगा। सारी क्लासेस का हो जाए तो फिर तो फकेट का फायदा बिल्कुल हमने जीरो ही कर दिया ना। सारी का रेफरेंस अगर फिर भी बाहर देना है तो फिर फकेट बना ही क्यों रहे हैं, ठीक। अब ये एक कंपाइलर की एप्लीकेशन कंसिडर कर लो। कंपाइलर की एप्लीकेशन के अंदर क्या है कि अगेन हमारे पास छोटे 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 बहुत सारे डिफरेंट काम है, ठीक है। हमारा यूजर बाहर से कंपाइलर के साथ इंटरैक्ट करता है, ठीक है। क्लाइंट जो है उसको कंपाइलर एज वन सिंगल एंटिटी नजर आता है, उसके लिए कंपाइलर जो है एक ही बात है। हम अपनी IDE या नेटस्केप या बीन्स के अंदर एक बार कोड लिखते हैं, कोड लिख के ऊपर से कंपाइल का बटन दबा देते हैं, पीछे क्या होता है कोई पता नहीं, ठीक है। तो वो उस एक बटन के पीछे बहुत सारे काम हो रहे होते हैं। पहले हमारा स्कैनर चल रहा होता है, स्कैनर में से कोई टोकन्स निकाल रहे होते हैं, पार्सर चल रहा होता है, पार्सर्स में से फिर कोई हमारी फर्दर जो है पार्स टेबल निकलता है, उसमें से प्रोग्राम का नोड बिल्डर है, नोड बिल्डर से जो है वो प्रोग्राम की नोड्स हमारे पास क्रिएट हो रही हैं। प्रोग्राम की नोड्स में कुछ स्टेटमेंट नोड्स हैं, एक्सप्रेशन नोड्स हैं, वेरिएबल नोड्स हैं, ये सब डिफरेंट क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे पास कोई एक इनपुट कैरेक्टर की स्ट्रीम है जिसमें से बाइट कोड की स्ट्रीम कहीं जनरेट हो रही है, कोड जनरेटर है हमारे पास जो इनका रेफरेंस इनको चला रहा है। देन वी गॉट द स्टैक मशीन कोड जनरेटर, रिस्क कोड जनरेटर, ये रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कोड जनरेटर है, ठीक है। हमारे पास रिड्यूस्ड रिस्क कोड जनरेशन या रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट जनरेटर है। तो अब इस एक सिंगल कमांड जो हमारे सिस्टम से जाती है ये एक्चुअली बैकएंड पे बहुत सारे डिफरेंट छोटी छोटी उनके ऊपर मैप अप हुई हुई होती है। ये एक ही काम नहीं है, ये असल में डिवाइडेड बहुत सारे काम हैं, ठीक है। अब सुनने में थोड़े थोड़े फकेट और अडाप्टर एक ही तरह के लगते हैं कि अडाप्टर ने भी दो चीज़ों के बीच में कम्युनिकेशन करानी है, फकेट ने भी करानी है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है? विद बोथ फकेट एंड अडाप्टर वी हैव प्री एग्जिस्टिंग क्लासेस। सब सिस्टम भी एग्जिस्ट कर रहा था फकेट के अंदर जो हमने अभी बात की, और अडाप्टर में भी ये है कि जो अडाप्टी था वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था। पहले से एक इस तरह का सिस्टम हमारे पास मौजूद था कि जिससे हमने कम्युनिकेट करना था, जिसके ऊपर अपनी लेके जानी थी इंफॉर्मेशन। With the facade, however, we do not have an interface we must design to as we do in the adapter pattern. Facade में क्या है कि एक pre-existing interface नहीं है, facade को interface खुद create करना पड़ता है, ठीक है। lack of an interface में हमने facade create किया। adapter में तो दोनों components के interfaces already created थे, हमने उन्हीं already created interfaces में कोई चीज प्लस माइनस की है, ठीक है। लेकिन हमारे पास फकेट में ये है कि इंटरफेस ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ही नहीं, हमने इंटरफेस इन द फर्स्ट टाइम क्रिएट करना है और फिर क्रिएट करके
जो नीड्स है सब सिस्टम की और क्लाइंट की वो पूरी करनी है। We are not interested in polymorphic behavior with the facade, whereas in the adapter we probably are। ठीक है, facade में मकसद ये नहीं है कि एक ही चीज़ जो है वो हमें ये फीचर भी प्रोवाइड कर दे और वो भी कर दे। प्री एग्जिस्टिंग के साथ जितनी लगती है कि हमने प्री एग्जिस्टिंग एक चीज़ बनी हुई है तो वो भी ले ली और एक और बनी हुई है, दोनों वेदर की एप्लीकेशंस है। एक थोड़े लो क्वालिटी सिस्टम पे भी चल जाती है, एक हाई पे भी चल जाती है, तो हमने एक अडाप्टर क्रिएट कर लिया जो उन दोनों से कम्युनिकेट कर लेगा। अडाप्टर के केस में पॉसिबल है कि हमारे जो व्हाट वी आर अचीविंग फॉर इज पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर ऑफ योर सिस्टम। फकेड में ये बात नहीं है। फकेड में व्हाट यू आर होपिंग फॉर इज सिंप्लिसिटी, काम उसी तरह करे, वही वाले कंपोनेंट्स करे, थोड़ा सा क्लाइंट के लिए सिंप्लीफाई हो जाए। इन केस ऑफ फकेड द मोटिवेशन इज टू सिंप्लीफाई द इंटरफेस। ठीक है, हमने बस सिंप्लीफाई करना है, काम तो वही चल रहा है लेकिन सिंप्लीफाई करना है। With the adapter, although simpler is better, we try to design an existing interface and cannot simplify things even if a simpler interface were otherwise possible. Adapter में अब अपनी पसंद की simplicity आप नहीं डाल सकते क्योंकि interfaces exist कर रहे हैं, ठीक है, and you have to design to those existing interfaces. आपकी जो एप्लीकेशन आपने जो अडाप्टर क्रिएट करना है उसने उन्हीं इंटरफेसेस को मैच करना है, वो आपकी पसंद या आपकी मर्जी से नहीं बन सकता। इट हैज टू मैच टू दोज इंटरफेसेस। इसी की एक और एग्जांपल देख लें बिफोर वी कंक्लूड दिस होल फकेट पैटर्न। हमारे पास क्या है, एक शेप्स की क्लास है और शेप्स की क्लास के अंदर हमारे पास सर्कल टाइप का भी बन सकता है, रेक्टेंगल भी बन सकता है और स्क्वायर भी बन सकता है। ठीक है, ये तीनों क्लासेस जो हैं वो हमने इनहेरिट की हुई हैं शेप वाली क्लास से। ठीक है, शेप वाली क्लास एक एक्चुअली इंटरफेस की क्लास है। ठीक है, इंटरफेस की क्लास है तो इसका मतलब है कि इसके पास जो फंक्शन पड़ा हुआ है इस फंक्शन की डेफिनेशन नहीं लिखी, फंक्शन का खाली प्रोटोटाइप, फंक्शन की खाली डिक्लेरेशन लिखी हुई, डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, ये नहीं लिखा हुआ है काम कैसे करेगा, सिर्फ इसका नाम लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको हमने इम्प्लीमेंट कराया इन क्लासेस के साथ, सर्कल के साथ, रेक्टेंगल के साथ, स्क्वायर के साथ। अब सर्कल के अंदर उसका अपना ड्रॉ का फंक्शन दिया हुआ है। अब देखें ये ड्रॉ और ये ड्रॉ में फर्क कोई नहीं। ये ड्रॉ जो है ये भी वॉइड रिटर्न करता है और ये भी पैरामीटर्स नहीं लेता। ठीक है, और ये ड्रॉ जो है ये भी वॉइड रिटर्न करता है और ये भी पैरामीटर्स नहीं लेता। तो ये एक्चुअली वही वाला ड्रॉ है जो हमने ऊपर इंटरफेस में डिफाइन किया था, लेकिन तब हमने इसकी प्रोटोटाइप दिया था, हमने इसकी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं दी थी। अब हम इसकी कंप्लीट डेफिनेशन दे रहे हैं। ठीक है, तब हमने ये लिखा था, कोड नहीं लिखा था कि ये चलेगा कैसे। सर्कल के साथ हमने लिखा कि ये चलेगा कैसे। ठीक है, इसी तरह रेक्टेंगल के साथ हमने ये लिखा कि ये चलेगा कैसे। अच्छा, ये डिटेल इनके साथ क्यों लिखी हुई है, ऊपर क्यों नहीं लिख दी, क्योंकि इन सब के चलने के तरीके फर्क है। ठीक है, सर्कल एक सिंगल पॉइंट से लेके और उसके इर्द गिर्द जितना रेडियस होता है उस रेडियस के ऊपर ड्रॉ करता है। ठीक है, तो सर्कल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात उसका सेंट्रल पॉइंट है। सेंट्रल पॉइंट से एक रेडियस डिफाइन कर लिया और फिर रेडियस के डिस्टेंस के हिसाब से हमने पूरा सर्कल ड्रॉ कर लिया। रेक्टेंगल की तो फिलॉसफी बिल्कुल फर्क है। रेक्टेंगल क्या करता है कि 4 पॉइंट्स लेता है और 4 पॉइंट्स के बीच में सीधी लाइन ड्रॉ कर देता है। तो अब जब ड्रॉ एक दूसरे से फर्क है तो ये एक ही क्लास में एक ही दफा तो नहीं बन सकते थे। ठीक है, तो ये हर क्लास ने अपने अपने फंक्शंस जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए। यहाँ पे रेक्टेंगल ने अपना ड्रॉ क्रिएट किया, स्क्वायर ने अपना ड्रॉ क्रिएट किया। अच्छा, अब हमारे पास जो क्लाइंट है वो इधर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, क्लाइंट हमारे पास यहाँ मेन फंक्शन है और ये इधर एग्जिस्ट कर रहा है और इसने क्या किया, एक सिंगल शेप मेकर की क्लास के साथ कम्युनिकेट किया। ठीक है, इसको पहले क्या करना पड़ा था कि इनको इन सारी क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स रखने पड़े थे। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल जो फंक्शनैलिटीज हैं, जो कोड्स हैं वो इन सारी क्लासेस के पास हैं, तो इसको इन सारी क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अपने पास रखने पड़े थे। अब मेन में ये सब बनाने की जरूरत नहीं है। अब मेरे पास एक फकेट क्लास है, शेप मेकर क्लास, और उसने क्या किया कि इन सारों की ऑब्जेक्ट्स रख लिए। ठीक है, सर्कल टाइप की एक शेप रख ली, रेक्टेंगल टाइप की एक शेप रख ली, स्क्वायर टाइप की एक शेप रख ली। ठीक है, फिर जब आपने इसका कंस्ट्रक्टर कॉल किया, ठीक है, कंस्ट्रक्टर कॉल किया तो कॉरेस्पॉन्डिंगली जो है ये सारे क्रिएट हो गए। ठीक है, जो भी इसके डाटा एट्रीब्यूट्स होते हैं वो इनिशियलाइज हमने करा दिए।
एंड देन ड्रॉ सर्कल, ड्रॉ रेक्टेंगल, ड्रॉ स्क्वायर, इसके रेफरेंस से हमने क्रिएट कर ली। तो अब इसने जो है वो डिटेल या इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख ली है जो पहले हमें डायरेक्टली क्लाइंट को स्टोर करनी पड़ रही थी। ठीक है, उसी का कोड दिया हुआ है। इंडिविजुअल क्लासेस, रेक्टेंगल इम्प्लीमेंट्स शेप, ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर उसका अपना ड्रॉ चल रहा है। स्क्वायर इम्प्लीमेंट्स शेप, उसके अंदर उसका अपना ड्रॉ चल रहा है। इसी तरह सर्कल इम्प्लीमेंट्स शेप, उसके अंदर उसका अपना ड्रॉ चल रहा है। तो तीनों जो हमारे पास मेन क्लासेस थी उनके अपने अपने जो है वो फंक्शंस चल रहे हैं। ठीक है, फुकेट क्लास, इसने क्या किया, इसने इन सारों के ऑब्जेक्ट संभाल के अपने पास रख लिए। ठीक है, और जैसे ही शेप मेकर का अपना कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो इसने ये ऑब्जेक्ट्स जो है इनिशियलाइज करा लिए, मेमोरी इनको असाइन करा दी। ठीक है, और फिर ड्रॉ सर्कल के अंदर अब ये वाली चीज जो है ये हैंडल कर ली। ऑब्जेक्ट कौन सा, और ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से ड्रॉ। ठीक है, अगर ड्रॉ सर्कल के अंदर आप रेक्टेंगल ड्रॉ लिख देंगे तो ड्रॉ कुछ ना कुछ तब भी हो जाएगा, लेकिन इट वुड नॉट लुक लाइक अ सर्कल, इट वुड लुक लाइक अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो अब जो ये जो डिटेल्स प्रोसेस करनी थी वो वाला काम इस फंक्शन ने ऑटोमेटिकली इस क्लास ने जो है वो खुद से कर लिया। ठीक है, अब मेन में से आपका काम क्या हो गया कि आपने एक ही ऑब्जेक्ट बनाया और उस एक ही ऑब्जेक्ट के साथ जो जो फंक्शन आपने कॉल करनी थी वो फंक्शन आपने कॉल कर लिए। तो अब आपको जो है वो रेफरेंस खाली एक क्लास का रखना पड़ा है। एक क्लास शेप मेकर इक्वल्स टू न्यू शेप मेकर, एक ही चीज हमने रखी है, और अब उस एक की वजह से ये वाली चीजें सब सिंप्लीफाई हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे पहले जो मुझे अलग से करना पड़ा था रेक्टेंगल डॉट ड्रॉ, दिस डॉट ड्रॉ और दिस डॉट ड्रॉ, वो नहीं करना पड़ा। ठीक है, अब मुझे एक ही ऑब्जेक्ट से एक ही पॉइंट ऑफ रेफरेंस के साथ मैं इसके डिफरेंट फंक्शंस कॉल कर सकती हूँ। तो दैट वाज ऑल अबाउट द फुकेट डिजाइन पैटर्न। ठीक है, आज के आई डू होप यू लाइक टुडेज लेक्चर। आज हमने ये देखा कि जो हमारे स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न्स की कैटेगरी है, उन स्ट्रक्चरल डिजाइन की पैटर्न्स की कैटेगरी के अंदर फुकेट डिजाइन पैटर्न जो है वो किधर स्टैंड करता है। ठीक है, अब लास्ट टाइम भी हम स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न्स में से ही एक चीज देख रहे थे, इन्हीं को हम देख रहे थे, और इसमें हमने ये देखा था कि स्ट्रक्चरल क्योंकि कंपोजिशन बेस्ड होते हैं तो स्ट्रक्चरिंग पे या पोजीशनिंग पे बेस करते हैं। तो उसमें फिर हमने ये देखा था कि जो पिछला देखा था अडाप्टर, उसमें हमने ये देखा था कि अडाप्टर जो है वो दो क्लासेस के बीच में जाके प्लेस हो जाता है, बीच में जाके प्लेस हो जाता है, और एक क्लास की जो कम्युनिकेशन इंटरफेस है उसको दूसरी क्लास के साथ जोड़ देता है। ठीक है, तो जो पहले इम्पॉसिबल कम्युनिकेशन थी दो कंपोनेंट्स के बीच में, दैट इज नाउ मेड पॉसिबल। ठीक है, एग्जिस्ट तो दोनों सिस्टम्स कर रहे थे, एक चीज मैंने बनाई थी, एक किसी और ने बनाई थी, और मेरी चीज और किसी और की बनी हुई चीज, दे वर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। तो तब हमने अडाप्टर बीच में लगा दिया था। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चरल है ही इस वजह से कि अडाप्टर प्लेस हुआ उसके बीच में। ये हमने कहीं नहीं डिफाइन किया कि अडाप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट कब बनाना है। ठीक है, या अडाप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट अगर x इक्वल्स टू 3 होगा तो कन्वर्जन कर देगा इंटरफेस की, लेकिन x इक्वल्स टू 9 होगा तो कन्वर्जन नहीं करेगा। बिहेवियर नहीं डिफाइन किया, स्टेट नहीं डिफाइन किया हमने, रादर सिंपली हमने बता दिया कि अडाप्टर वुड बी प्लेस्ड बिटवीन दीज टू क्लासेस और दीज टू सिस्टम्स और सब सिस्टम्स, और अडाप्टर वुड ऑलवेज वर्क लाइक दिस। ठीक है, ये क्रिएट हो जाएगा जब सब सिस्टम्स भी क्रिएट होंगे, ये भी क्रिएट हो जाएगा। This would always behave like this. ठीक है, तो that's what makes it a part of the structural design patterns. इसी में दूसरा आज हमने देखा है फुकेट डिजाइन पैटर्न। ठीक है, और फुकेट डिजाइन पैटर्न भी इसी तरह से चलता है कि आपके पास सब सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, एक चीज बनी हुई है और वो बनी हुई चीज चल भी सही रही है। ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, सब सिस्टम चल भी सही रहा है। प्रॉब्लम सिर्फ किस बात में एग्जिस्ट कर रहा है, सब सिस्टम इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, कॉम्प्लेक्स है सब सिस्टम, इवन दो कि जो उसकी जिम्मेदारी थी, जो उसका काम था, वो उस जिम्मेदारी या काम वो सक्सेसफुली अंजाम दे तो रहा है, लेकिन दिस इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स ये है, तो अब कॉम्प्लेक्सिटी से होता क्या है कि चांसेस ऑफ एरर ज्यादा हो जाते हैं। अगर एक क्लास को 8 और क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स संभाल के रखने पड़ते हैं, मेंटेन करने पड़ते हैं, प्लस माइनस करने पड़ते हैं, तो चांसेस ऑफ एरर बहुत ज्यादा होते हैं।
इस चीज़ की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपने कोई एक क्लास का ऑब्जेक्ट जो है बीच में से स्किप आउट कर दिया, या चले ऑब्जेक्ट स्किप आउट नहीं भी किया तो उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से आपने 5 फंक्शंस कॉल करने थे और एक फंक्शन कॉल जो है उसके कई स्पेलिंग गलत हो गए तो वो फंक्शन कॉल ही नहीं हो रहा एंड यू कांट फिगर आउट कि मसला क्या किधर हो गया। ठीक है, तो अब जितनी ज़्यादा क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स और उनके फंक्शंस क्लाइंट को हैंडल करने पड़ते हैं उतना हमारे पास कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो रही है, और हायर द कम्प्लेक्सिटी ग्रेटर द चांसेस ऑफ एरर। तो क्लाइंट के एंड पे हम क्या चाह रहे हैं, सिंप्लिसिटी चाह रहे हैं। काम चलता है मेरा, उसको नहीं चेंज करना, वो तो सक्सेसफुली हो रहा है तो उसको क्यों हम खराब करें। लेकिन क्लाइंट के पास इतनी ज़्यादा चीज़ें और इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हैंडल करने की एबिलिटी नहीं है, ही शुडंट हैव टू, दैट्स नॉट हिज जॉब, ही शुडंट हैव टू। फिर हमने डुप्लीकेट पैटर्न बना दिया एंड एक कम्युनिकेशन चैनल बीच में क्रिएट कर दिया, सब सिस्टम हमने एक जगह पे प्लेस कर दिया, ठीक है, क्लाइंट दूसरी जगह पे प्लेस कर दिया और बीच में फकेट पैटर्न लगा दिया। अब फकेट पैटर्न क्या है, इंटरफेस है, गेटवे है टू द सब सिस्टम। क्लाइंट खाली कम्युनिकेट करता है फकेट के साथ, फकेट कम्युनिकेट करता है सब सिस्टम के साथ। ठीक है, तो क्लाइंट के लिए खाली एक ही एंटिटी है, खाली एक ही बात है, एक ही चीज है, फकेट वाली क्लास, उसको खाली इसी का रेफरेंस रखना है, खाली इसी के फंक्शंस याद रखने हैं। इससे आगे की इंफॉर्मेशन जो है वो उसके याद रखने या उसकी नीडेड का पार्ट नहीं है। फकेट क्या करेगी कि जितने भी हमारे सब सिस्टम्स हैं उन सारे सब सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स भी संभाल लेगी, उन ऑब्जेक्ट्स के जो जो फंक्शंस हैं वो भी ले लेगी और उन फंक्शंस को कौन कौन से सीक्वेंस में रन करना है वो भी क्लियर कर लेगा। फायदा, कपलिंग रिड्यूस हो गई, कपलिंग रिड्यूस हो गई, कम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो गई, कम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो गई, इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट पॉसिबल हो गई। क्लाइंट के एंड पे कोई चीज़ चेंज होती है, हमारे सब सिस्टम को फ़र्क नहीं पड़ता। सब सिस्टम में एक पूरा पुर्जा आप निकाल दें या एक पूरा पुर्जा आप रिप्लेस कर दें, फकेट तक ही रेप्लिकेट होता है, इफेक्ट क्लाइंट तक नहीं होता। ठीक है, फकेट में आपको शायद कुछ प्लस माइनस करना पड़े, उसकी क्लास के अंदर कोड चेंज करना पड़े, लेकिन आपको फाइनल एंड पे जो है या अपनी जो क्लाइंट वाली क्लासेस हैं उसके अंदर कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट कंक्लूड्स आवर टुडेज लेक्चर। और आज हमने जो है वो डिटेल से एक और स्ट्रक्चरल पैटर्न देखा है। अब ये 2 स्ट्रक्चरल पैटर्न जो हैं वो अच्छी तरह से रिवाइज कर लें। इन्हीं पैटर्न्स की तरह के बाकी हैं जो हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, आपको कम यूज होते हैं डिज़ाइन पैटर्न्स प्रोग्रामिंग में, ठीक है, लेकिन इफेक्टिवली यूज होते हैं। जो इनकी लिमिटेड एप्लीकेशंस हैं या जिन जिन एप्लीकेशंस के अंदर ये इस्तेमाल होते हैं, ग्रेटर बेनिफिट उसके अंदर देते हैं ये। ठीक है, तो यू शुड बी क्लियर फॉर यू टू बी एबल टू सक्सेसफुली यूज इट डिज़ाइन पैटर्न, यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट्स इंटेंट। तो आपको उसका मकसद सही अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तब आप इसको सक्सेसफुली यूज कर सकते हैं। तो we'll continue with this in our next lecture. Take care of yourselves till then, and thank you very much.